हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। दैट इज कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरीके से ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे हार्ट में ऑटो रिदमिसिटी होती है, ऑटो एक्साइटेबल होता है ये, यानी कि खुद पे खुद ही क्या कर सकता है, हार्ट बीट जनरेट कर सकता है और हार्ट बीट जनरेट करके अपने जो सेल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सो दैट ब्लड पंप हो सके। तो अब यहाँ पर हार्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली इन सब चीज़ों में मदद करता है और हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बनाता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करता है? तो उसका नाम होता है एसए नोड। एसए नोड को हम यहाँ पर पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हार्ट के अंदर जिसका बेसिकली काम होता है हार्ट बीट को जनरेट करवाना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है। अगर हम हमारे हार्ट को देखें तो उसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड स्ट्रक्चर होता है और लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर होता है। राइट में यहाँ पर राइट एट्रियम होता है जिसके बिल्कुल लगभग यहाँ पर राइट हैंड साइड पे साइनस यानी कि एसए नोड प्रेजेंट होता है। ये जो एसए नोड होता है ये बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एक्शन पोटेंशियल को ओरिजिनेट करता है। ये जो एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट होगा फिर पूरे एट्रिया में फैलेगा, उसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकल्स में जाएगा, नीचे वाले हिस्से में जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट जनरेट होगी। तो ऐसे नोड को पेस मेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुरुआत यही करवाता है। अब ये जो शुरुआत कराता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सब किसकी वजह से होता है? एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है। तो ये एसए नोड यहाँ पर क्या कराता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराता है। बस इसी चीज को हमें यहाँ पे समझना है कि एसए नोड किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराता है, कैसे यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर होता है। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, मैंने आपको कहा ही था कि सेल्फ एक्साइटेशन शो करता है। ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकता है और ऑटोमेटिक रिदमिक डिस्चार्ज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ये कर सकता है। तो ये यहाँ पर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए जो पूरे हार्ट में यहाँ पर जो है फैलेगा, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऐसे नोड के पास भी क्या प्रेजेंट होंगे? डेफिनेटली सी बात है, सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स होंगे तो वहां पर आयंस होंगे। तो यहाँ पर जो सेल होता है उसके अंदर पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रहता है और सेल के बाहर दोस्तों सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसकी वजह से एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है कि यहाँ पर जो एसए नोड है वो फिलहाल कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा, रेस्ट के केस में है। तो रेस्ट के केस में यहाँ पर जो सेल है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? तो जो सेल होता है, एसए नोड के जो सेल हैं उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो करीब करीब -55 से -60 मिली वोल्ट के आसपास रहता है। नॉर्मली अगर हम बाकी सेल्स में देखें तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 भी होता है। वेंट्रिकल्स के सेल्स में अगर हम देखें तो -85 -90 भी होता है। लेकिन एसए नोड के स्पेसिफिक अगर हम एसए नोड की बात करें तो उसमें यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -55 से -60 मिली वोल्ट का। कहने का मतलब है कि सेल के अंदर जो है वो यहाँ पर नेगेटिविटी प्रेजेंट है, नेगेटिव आयंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के बाहर के। ओवरऑल चीजें अगर हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। ये जो सेल है ये नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है। इस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं कि सेल यहाँ पर कैसा है? पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ पर इससे किसको जनरेट कराना है? मुझे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराना है। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें मैं क्या करना चाहती हूँ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना चाहती हूँ। सो इफ आई वॉन्ट टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, उस चीज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम को सेल के अंदर लेकर आते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? सोडियम को और कैल्शियम को सेल के अंदर लेकर आएंगे क्योंकि सोडियम और कैल्शियम दोनों ही ऐसे आयंस है जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है।
तो उन दोनों को हम यहाँ पर सेल के अंदर लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, वो +20 मिली वोल्ट के आसपास पहुंच जाए। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी सेल के अंदर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल का जो पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से मैं सोडियम और कैल्शियम को सेल के अंदर लेकर आऊंगी ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके। तो ये अभी हमें जनरेट कराना है। अभी हमारा सेल कौन सी स्थिति में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसमें उसके पास -55 से -60 मिली वोल्ट के आसपास का वोल्टेज प्रेजेंट है। मैंने जैसे कि आपको कहा बाकी सेल्स के पास काफी ज्यादा रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके पास इतना कम होने का एक और रीजन है कि यहाँ पर नेचुरली थोड़े सोडियम और कैल्शियम जो है सेल के अंदर लीक करते रहते हैं। बहुत ज्यादा लीक नहीं करते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लीक करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। थोड़े लीक करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे नोड के जो सेल्स हैं उनकी यहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम होता है बाकी सेल्स के कंपैरेटिवली। अब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। तो अब सवाल ये आता है कि एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट किया जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल हमें जनरेट करना है, उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि सेल्स के पास कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं। एक यहाँ पर होता है सोडियम चैनल, जिसके थ्रू यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकता है, सोडियम सेल के अंदर आ सकता है, क्योंकि सोडियम अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। दूसरा इसके पास यहाँ पर कैल्शियम चैनल होता है, जिसके थ्रू कैल्शियम बाहर से अंदर आता है, क्योंकि कैल्शियम की बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तीसरे यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू पोटेशियम जो है वो सेल को छोड़कर बाहर जाता है, क्योंकि पोटेशियम की सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर लो है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये सारे आयंस जो है वो मूव करेंगे। अब इन्हीं आयंस की वजह से यहाँ पर जो है जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, इन्हीं आयंस की वजह से होता है। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड में जिस तरीके से जनरेट होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, और वेंट्रिकल्स में जिस तरीके से जनरेट होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। हम यहाँ पर आज की क्लास में ऐसे नोड पे फोकस करने वाले हैं कि ऐसे नोड में किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है कि आप नॉर्मली देख सकते हो -60 मिली वोल्ट के आसपास है। ये वाली जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे कि अभी जो हमारे ऐसे नोड के सेल्स हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्रेजेंट है। मुझे यहाँ पर +20 तक इन्हें लेकर जाना है, यानी कि मुझे यहाँ पर इन्हें एक्शन पोटेंशियल में लेकर जाना है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मेरे पास 3 फेज आएंगे, फेज 4, फेज 0 एंड फेज 3। ये 3 फेज है जो यहाँ पर पूरे के पूरे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत किससे होगी, फेज 4 से होगी। जब हमारा यहाँ पर सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होने वाले हैं। सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से जो -60 के आसपास हमारा एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा करके पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो सेल है वो धीरे धीरे डीपोलराइज्ड हो रहा है। नॉर्मली वो कैसा रहता है, पोलराइज्ड है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर सेल के अंदर क्या हो रहा है, धीरे सोडियम सेल के अंदर आ रहे हैं, तो सेल की नेगेटिविटी कम हुए जा रही है। धीरे धीरे सेल की नेगेटिविटी कम हो रही है। अब सेल यहाँ पर -50 मिली वोल्ट के आसपास आएगा। धीरे जो है वो नेगेटिविटी कम हुए जाएगी। तो यहाँ पर फेज 4 में सबसे पहली क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर करते हैं फेज 4 में वो होता है कि सोडियम जो है वो सेल के अंदर आना शुरू होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे -60 से -50 मिली वोल्ट तक यहाँ पर बात चली है। ये जो यहाँ पर सोडियम चैनल है इन्हें बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फनी चैनल्स कहते हैं। ये फनी चैनल्स है जिसके थ्रू सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। तो अभी जो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रही है वो बहुत स्लो डीपोलराइजेशन होगी। एक बार जब सेल यहाँ पर -50 मिली वोल्ट के आसपास आ चुका है उस टाइम पे यहाँ पर कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल है उनको हम ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल कहते हैं।
तो -50 मिली वोल्ट के आसपास यहाँ पर क्या हो गया है, आप देख सकते हैं ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन हो गया और सेल के अंदर कैल्शियम आ रहा है। अब इसकी वजह से भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर -40 मिली वोल्ट के आसपास जब पहुंच गए, सबसे पहले क्या था, -60 मिली वोल्ट के पास थे, तब यहाँ पर सोडियम चैनल्स बहुत ज्यादा खुले थे तो -50 मिली वोल्ट पे आ गए। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल खुले तो उसके बाद -40 मिली वोल्ट पे आ गए। अब यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल ओपन होंगे -40 मिली वोल्ट पे। ये जो कैल्शियम है लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये काफी लंबे समय तक खुले रहेंगे और इनका यहाँ पर काम का होगा कि बहुत सारे कैल्शियम्स को सेल के अंदर लेकर आए, और यही वो चैनल्स है, यही वो कैल्शियम है जिसके अंदर आने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर 4 फेज से आप 0 फेज में जाने वाले हो। ये जो 0 फेज होगा ये कब आएगा, जब कैल्शियम जो है बहुत क्विकली अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, कौन से चैनल से, एल चैनल से फटाफट अंदर आए जा रहा है। तो इसकी वजह से जो सेल है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीपोलराइज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और इतना डीपोलराइज हो जाएगा कि आफ्टर अ टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये जो फेज 0 है, ये फेज 0 में मेनली यहाँ पर कौन काम कर रहा है, एल चैनल्स काम कर रहे हैं। अब तक जो फनी चैनल्स थे और जो टी चैनल्स थे वो क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर -40 मिली वोल्ट के बाद जो है कौन से चैनल्स वर्क कर रहे हैं, एल चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। -40 मिली वोल्ट को एक थ्रेशोल्ड माना जाता है, बोलते हैं ना हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई -40 मिली वोल्ट पे आ गए तो -40 मिली वोल्ट पे आने का मतलब है कि अब तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना ही होना है। तो ये एक थ्रेशोल्ड है, जैसे ही एक थ्रेशोल्ड रीच होगा वैसे ही एल चैनल्स जो है बहुत कैल्शियम को फटाफट अंदर लाने लगेंगे और डीपोलराइजेशन होती रहेगी। सो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, -60 पे कौन खुले थे, एन चैनल्स यानी कि सोडियम चैनल्स खुले थे, फनी चैनल्स, -50 पे ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, और -40 पे खुले थे लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स। ये तब तक खुले रहे जब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। एल चैनल्स तब तक खुले रहते हैं जब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, इसलिए इन्हें लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स कहा जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, नाउ इट्स डन। यहाँ पर पेसमेकर ने अपना काम कर दिया है, डीपोलराइजेशन कर दिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमें हमारे सेल को वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में लेके आना है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो फेज होगा वो फेज 3 होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेल के बाहर यहाँ पर कौन जाने लगेगा, सेल के बाहर यहाँ पर पोटेशियम जाने लगेगा। सेल के बाहर पोटेशियम जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिविटी है वो सेल के बाहर जाई जा रही है, और वहीं जो सोडियम और कैल्शियम है उन्होंने बिल्कुल काम बंद कर दिया है, वो अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट के बाद कौन जाएगा, कैल्शियम जो है वो सेल के बाहर, पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर जाएगा। पोटेशियम के सेल के बाहर जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर की पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, सेल वंस अगेन नेगेटिव हो रहा है, यानी कि सेल वंस अगेन रीपोलराइज्ड हो रहा है, वो वापस से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में जा रहा है। तो इस पॉइंट के बाद सेल जो है वो वापस से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाएगा। फिर वंस अगेन यहाँ पर जो है कहानी फिर से शुरू हो जाएगी, ये चीज फिर से चलती रहेगी। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली ये सारी चीजें देख भी सकते हो कि यहाँ पर -60 जब मिली वोल्ट पे था तो फनी चैनल्स ओपन हुए, फनी चैनल्स यहाँ पर -50 मिली वोल्ट तक लेकर गए। फिर ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन हुए जिसने थ्रेशोल्ड टच कराया। यहां से लेकर यहां तक का जो फेज होता है इसे हम प्री पोटेंशियल फेज कहते हैं। यहां पर जो है थ्रेशोल्ड टच हो गया था, इसके बाद लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल ओपन हुए, इन्होंने यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया। एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, सेल के बाहर पॉजिटिविटी जा रही है, सेल विल वंस अगेन बिकम नेगेटिव। उसके बाद वंस अगेन यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगी, फिर सोडियम चैनल ओपन होंगे, फिर ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, फिर लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, एंड दिस प्रोसेस विल ऑन गो, यहाँ पर चलता रहेगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके हार्ट में हार्ट बीट जनरेट कराई जाती है। इस तरीके से जो आपका हार्ट है वो यहाँ पर बीट कर पाता है और यहाँ पर पेस मेकर अपना काम कर पाता है। इसको हम पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे नोड में होती है। अब हमने यहाँ पर कह दिया कि हार्ट जो है वो हर एक चीज खुद कर सकता है। हार्ट जो है ऑटो एक्साइट हो सकता है, हार्ट जो है खुद से हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं तो रोल आएगा। जैसे आप देखते हो जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, फिर जब हम घर पहुंचते हैं तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए नर्वस सिस्टम आता है। यहाँ पर बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो यहाँ पर दो नर्वस सिस्टम है इनका काम होता है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, जल्दी 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 हार्ट बीट कराता है। जैसे अगर हम बोले 1 मिनट में हमारी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है, तो ये 80, 90, 100, 110 इंक्रीज करता है। और पैरासिम्पथेटिक जो है वो हार्ट बीट को यहाँ पर क्या करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा, यानी कि वापस से नॉर्मल फेज में लाने में वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चाहता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल चलती रहे, बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत जल्दी चले। तो इस चीज़ के लिए अब ये दोनों कंट्रोल कैसे करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके पास एक वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व जो है वो यहाँ पर आपके हार्ट को मैसेज देती है। वेगस नर्व जो है वो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नाम के एक मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी। ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हो रहा है वो यहाँ पर जो एसए नोड के सेल हैं उनके पास जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है उस रिसेप्टर से जाके ये बाइंड करेंगे। अब ये यहाँ पर क्या चाहते हैं, ये यहाँ पर चाहते हैं कि हार्ट बीट जो है वो स्लो डाउन हो। ये चाहते हैं कि जो हार्ट है वो थोड़ा स्लो हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल को डिले करवाना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल को कम करवाना पड़ेगा जनरेट। तो ये इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसने यहाँ पर क्या किया, अपने रिसेप्टर को मैसेज दिया। रिसेप्टर ने यहाँ पर जीपीसीआर सिग्नलिंग चलाई जिसमें इसने यहाँ पर जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन ने यहाँ पर पोटेशियम चैनल को ओपन कराया, मैसेज दिया, और इसकी वजह से पोटेशियम सेल के बाहर जाता रहेगा। तो ये जो सेल है उसके बाहर और ज्यादा पॉजिटिविटी जा रही है, तो सेल और नेगेटिव हो रहा है, वो और हाइपर पोलराइज्ड हो रहा है, नेगेटिव हुए जा रहा है वो। और हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने के लिए पॉजिटिविटी सेल के अंदर लानी थी, हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। तो सेल को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेल को हमने यहाँ पर हाइपर पोलराइज्ड कर दिया है, सेल को हमने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया है। तो यहाँ पर ये स्लो कर देगा रेट ऑफ रिदमिसिटी को, ये यहाँ पर क्या करेगा, स्लो कर देगा चीजों को। तो ये यहाँ पर डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। ये काम बेसिकली यहाँ पर किसका होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली क्या क्या करता है, एक तो हमने देख लिया कि पोटेशियम चैनल को इंक्रीज कराता है, साथ ही साथ ये कैल्शियम चैनल को भी डिक्रीज कराता है, बिकॉज कैल्शियम चैनल भी यहाँ पर कम होने चाहिए अगर आपको हार्ट रेट को कम करना है। तो एक तरफ तो यहाँ पर इसने अपने रिसेप्टर से बाइंड करके क्या कर दिया था, पोटेशियम चैनल्स को बढ़ा दिया था, और ये यहाँ पर क्या करेगा, और ये यहाँ पर जो है एक्टिवेट होके ये रिसेप्टर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, और ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है साइक्लिक एएमपी, इसका नंबर जो है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन आके बाइंड कर जाएगा, और ये यहाँ पर क्या करेंगे, सीएएमपी मॉलिक्यूल को कम कर देंगे। सीएएमपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स के ओपनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर यही कम हो गए तो यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल की ओपनिंग थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो कैल्शियम चैनल ओपन हो नहीं रहे, दूसरी तरफ पोटेशियम चैनल ओपन पड़े हैं,
तो सेल जो है वो नेगेटिव हुए जा रहा है, हाइपरपोलराइज्ड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो हार्ट रेट है वो डेफिनेटली क्या होगी, हार्ट रेट जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, स्लोज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, द रिजल्ट इज अ डिक्रीज इन फायर रेट। फायरिंग रेट जो है वो कम हो जाएगी यहाँ पर। तो जो वेगस नर्व है या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पर चाहता है कि आपकी हार्ट रेट जो है वो यहाँ पर कम हो जाए। और वहीं उल्टा अगर आप करोगे, अगर आप सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को जगाओगे तो वो उस कंडीशन में डीपोलराइजेशन को बढ़ाएगा, वो हार्ट रेट को जल्दी 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 करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जब आप सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज दोगे तो वो नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। नॉर एपिनेफ्रिन जाके उसके जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ यहाँ पर बाइंड करेगा, यहाँ पर जी प्रोटीन को मैसेज देगा। जी प्रोटीन एक एंजाइम को मैसेज देगा जिसको एडिनाइलेट साइक्लेस कहते हैं। एडिनाइलेट साइक्लेस एटीपी को कैंप में बदलेगा, वही साइक्लिक एएमपी में बदलेगा। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेस को मैसेज देगा और ये जो है कैल्शियम चैनल को ओपन कराएंगे। अब इस कंडीशन में कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है तो कैल्शियम सेल के अंदर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेशन एक्सलरेट हो चुकी है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सोडियम एंड कैल्शियम आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ा दी है। ये यहाँ पर फनी चैनल्स जो हैं, जो यहाँ पर बेसिकली सोडियम को सेल के अंदर लेकर आते हैं, उनको भी पॉजिटिव मैसेज देंगे और कैल्शियम को पॉजिटिव मैसेज देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल के अंदर और पॉजिटिविटी आती जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी उतना ज़्यादा सेल जो है वो यहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज कर पाएगा। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट रेट को। एक जो है वो हाइपरपोलराइज कर रहा है, एक जो है वो डीपोलराइज कर रहा है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2016 में इन्होंने पूछा हुआ है, पूछ रहे हैं कि जो एसए नोड है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसमें कौन सा ग्राफ होता है। तो हमें पता है बी ऑप्शन वाला होता है। नॉर्मली -60 मिली वोल्ट पे रहता है, -80 मिली वोल्ट नहीं होता, -80 मिली वोल्ट नहीं होता, -80 मिली वोल्ट नहीं होता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अराउंड -60 मिली वोल्ट। सोडियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल। तो यहाँ पर डेफिनेटली बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। एकदम इजी पीजी क्वेश्चन सीएसआईआर के द्वारा पूछा गया था। ऐसे ही आप यहाँ पर 2017 में सीएसआर का क्वेश्चन देख सकते हो जो वेगस नर्व से रिलेटेड है। द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ इनिबिशन आर स्टेटेड एज फॉलो। कह रहा है कि हमें पता है एसए नोड जो होता है उसे वेगस नर्व इनिबिट करता है। कैसे इनिबिट करता है आपको ये बात बतानी है। तो एसिटाइल कोलिन रेगुलेट पोटेशियम चैनल्स आर एक्टिवेटेड, सही बात है। एसिटाइल कोलिन जो है वो पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करा देता है, ओपन करा देता है। ए ऑप्शन तो पक्का सही है, इससे मुझे पता चल गया। डी ऑप्शन तो पक्का गलत होगा। द आउटवर्ड पोटेशियम कॉजेज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द पेसमेकर, बिल्कुल सही बात है। जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर जा रहा है, इसकी वजह से सेल हाइपर पोलराइज्ड हो रहा है। फनी करंट को यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया जाता है, फनी चैनल्स को ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर नहीं आ रहा है, तो फनी करंट रिड्यूस हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सॉरी, ए और सी, जो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है और सी ऑप्शन जो है वो सही है। सी स्टेटमेंट गलत है, तो सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर गलत। ये यहाँ पर क्या करता है, कैंप का अमाउंट बढ़ाता नहीं है, कैंप का अमाउंट डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी गलत है, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीएसआईआर ने जून 2023 में पूछा था। इन्होंने यहाँ पर वही वेगस नर्व का इफेक्ट पूछा है, तो इसमें आपको सारी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वेगस नर्व जो है वो डीपोलराइजेशन नहीं कराती है, हाइपर पोलराइजेशन कराती है। द स्लोप ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है। स्लोप पेसमेकर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा, वो तो जनरेट भी नहीं करना चाहता एक्शन पोटेंशियल को, तो बी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा तो पोटेशियम कंडक्टेंस ऑफ नोडल सेल मेम्ब्रेन इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज होती है। जब पोटेशियम कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कराता है वेगस। द डीपोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ एच करंट, एच करंट का मतलब वही बात है, फनी चैनल की ही बात करी जा रही है। फनी चैनल को एच चैनल भी कहा जाता है। The depolarization effect of H current on the membrane potential is slowed down due to the opening of G protein gated potassium channel.
बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ पर देखा था कि जी प्रोटीन जो है उसने यहाँ पर क्या किया था, पोटेशियम को चैनल्स को पॉजिटिव मैसेज दिया था, जिसकी वजह से पोटेशियम सेल के बाहर मूव कर रहे थे। तो और इसकी वजह से यहाँ पर सोडियम जो है वो सेल के अंदर नहीं आ रहा था। तो सोडियम सेल के अंदर आ नहीं रहा है, डिक्रीज हो गया है, पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल भी इन्होंने स्लो कर दी थी, क्योंकि कैम्प का अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर दिया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, डी और ई ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अलावा CSIR ने 2024 के पेपर में जून में जो अभी एग्जाम हुआ था उसी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आपको सारी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इस बार इन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, उसके बारे में विशेष टिप्पणी करनी है। तो डीपोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ एच करंट इज डिक्रीज्ड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एच करंट को, सोडियम को सेल के अंदर और लेकर आता है, डीपोलराइजेशन और कराता है। डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। नॉरएपिनेफ्रिन जो सिक्रीट होता है सिंपैथेटिक एंडिंग से, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और यहाँ पर इंक्रीज करता है इंट्रासेल्युलर कैम्प को, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम चैनल आता है और वो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं। बी ऑप्शन पक्का सही है, इससे मुझे पता चल गया बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The increased intracellular CAM facilitates the opening of long-lasting calcium channel. Perfect. The calcium current due to the opening of voltage-gated L calcium channel is decreased. Decreased क्यों होगा? Increase होगा। कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है तो और कैल्शियम आएगा तो उसका करंट इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये हमारे रिसेंट में सारे CSR नेट के क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक से आए हैं, और ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऐसे नोड वर्क करता है और किस तरीके से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको मेरे साथ पूरा का पूरा CSIR नेट या और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।